नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष का जो हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है, अब हम उसकी 5वीं और अंतिम इकाई की तरफ बढ़ते हैं। और 5वीं जो इकाई है उसमें आधुनिक काल से संबंधित है प्रसंग दिए गए हैं। तो हमारा पहला सबसे प्रसंग है वो है आधुनिक काल के अंतर्गत जो पहला युग है भारतेंदु युग। विद्यार्थियों, यदि हम भारतेंदु युग और उसकी काव्य की मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि आधुनिक काल का जो प्रथम चरण है वो भारतेंदु युग अथवा जिसे कहते हैं पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल की यदि समयावधि को देखें तो हम पाते हैं कि यह वस्तुतः कवि वचन सुधा के प्रकाशन काल अर्थात 1868 ईस्वी से लगाकर और सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन अर्थात 1900 ईस्वी तक माना जा सकता है। यदि मोटे तौर पर कहें तो 1857 की क्रांति से लगाकर और 1900 ईस्वी तक का जो काल है हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। यह जो युग था वह हर क्षेत्र में पुनर्जागरण का युग है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और साथ में सभी क्षेत्रों में कहें तो कुछ नयापन एवं सक्रियता हमें इस युग में दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी जो परिणति है वो विषय चयन में नवीनता, व्यापकता, विविधता के रूप में हमें परिलक्षित हुई है। इसके साथ ही देश प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, बाल विवाह का निषेध, शिक्षा प्रसार, मद्य निषेध जैसे विषयों पर इस काल में रचनाएं लिखी जाने लगी। राष्ट्रीय भावना का भी उदय इसी काल में हुआ है। भारतेंदु जी ने रीति की जो बंधी बधाई परिपाटी है उससे कविता को मुक्त कर आधुनिक युग का जो द्वार है वो खोल दिया है। इस युग के अनेक साहित्यकार कवि होने के साथ साथ ही समाज सुधारक और प्रचारक भी थे। इस युग में भी रीतिकालीन प्रवृत्तियां कहें तो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। और आचार्य शुक्ल के अनुसार कहें तो भारतेंदु जी एक और तो पद्माकर और द्विज देव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते हुए पाए जाते हैं। इस काल पर औद्योगिकरण एवं पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का भी प्रभाव है व्यापक रूप से पड़ा है। यदि इस युग के कवियों को देखें तो भारतेंदु युग के कवियों में स्वयं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दत्त एवं राधा चरण गोस्वामी के नाम हैं हम ले सकते हैं। अब हम भारतेंदु युगीन काव्य की जो मुख्य प्रवृत्तियां इसे देखते हैं और यदि हम इन प्रवृत्तियों को बिंदुवार देखें तो अलग अलग बिंदुओं में हम इन्हें बांटकर इनकी व्याख्या कर सकते हैं। बिंदुवार पहली जो प्रवृत्ति है वो है राष्ट्र प्रेम की भावना। भारतेंदु युग में विद्यार्थियों विदेशी शासन के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता जगाने का प्रयास किया गया। भारतेंदु जी ने अंग्रेजों के शोषण का चित्रण है या चित्र है करते हुए जनता को इन शब्दों में सचेत किया है। क्या कह रहे हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो इस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता और हमारा शोषण का जो चित्र है
वो जनता के सामने उबारा है। राधा चरण गोस्वामी की कविता जो है हजारों उत्तम भारत देश, हमारो उत्तम भारत देश, और राधा कृष्ण दास द्वारा रचित भारत 12 मासा भी है, उसमें भी देशभक्तिपूर्ण रचनाएं हैं। भारतेंदु जी ने अंग्रेजी शोषण का उल्लेख है करते हुए कहा है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पई दे धन विदेश चल जात यही अति ख्वारी। जो हमारा धन है वो विदेश में जा रहा है और यही बात है हमें खाई जा रही है। इस प्रकार से यदि भारतेंदु काव्य की प्रवृत्तियों को देखें तो राष्ट्र प्रेम की भावना, जो इससे पहले रीति काल में हमें दिखाई नहीं देती, इस काल के काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। दूसरी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते हैं तो अगली प्रवृत्ति है सामाजिक दुर्दशा का निरूपण। इस काल में विद्यार्थियों, समाज में व्याप्त रूढ़ियों, कुप्रथाओं का है इन कवियों ने डटकर विरोध किया। नारी शिक्षा के वे समर्थक थे। उन्होंने विधवा विवाह को भी प्रोत्साहित किया, बाल विवाह की भर्त्सना की और सती प्रथा, छुआछूत जैसी जो कुप्रथाएं हैं इनके भी ये कवि विरोधी हैं। भारतेंदु की जो निम्न पंक्तियां उनके दर्द को व्यक्त कर रही है, देखिए क्या कह रहे हैं। रो बहू सब मिली आवहू भारत भाई, रो बहू सब मिली आवहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। वे अपने देश की दुर्दशा को देख नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ फैली हुई बुराइयों की भर्त्सना करते हैं और लोगों को इसे दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। राधा चरण गोस्वामी जो हैं भारत दुर्दशा का निरूपण करते हुए क्या कहते हैं, देखिए। मैं हाय हाय दे धाय पुकारों रोई, मैं हाय हाय दे धाय पुकारों रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। तो भारत की जो डूबती हुई नाव है उसे उबारने का संदेश है यहाँ पर कवि देता है। अगली प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते हैं तो अगली विशेषता है श्रृंगारिकता। भारतेंदु जी की रचनाओं में हम देखें तो प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार की जो है मधुर अभिव्यक्ति हुई है। और भारतेंदु जी के अतिरिक्त भी जो कवि हैं उनके काव्य में भी श्रृंगारिकता का गुण है विद्यमान है। भारतेंदु जी की रचना में एक उदाहरण देखते हैं। बची सासू जेठानिन सो पियते दूरी, घूंघट में दृग जोरे लगी। बची सासू जेठानिन सो पियते दूरी, घूंघट में दृग जोरे लगी, और दुलही उलही सब आंगन ते, दिन द्वैते पीयूष निचोरे लगी। इसी प्रकार की जो विशेषता है वो अन्य कवियों के काव्यों में भी पाई गई है। अगली विशेषता या प्रवृत्ति है भक्ति भावना। भारतेंदु जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित कृष्ण भक्त थे और अपनी दीनता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उदारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुमरे ही, नहीं और सो काज। तो इस प्रकार से उनके काव्य में भक्ति भावना का गुण भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र व राधा कृष्ण दास के भी काव्य में निर्गुण भक्त कवियों की जो भक्ति भावना है वह हमें विद्यमान दिखाई देती है। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति का इन कवियों ने अत्यंत ही स्वच्छंद रूप में चित्रण किया है। चंद्रावली जो नाटिका है उसमें यमुना के तट पर खड़े जो तमाल के वृक्ष हैं वे कैसे लग रहे हैं, इसका चित्रण करते हुए कवि कहता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाई। इस प्रकार से प्रकृति का भी अत्यंत मनमोहक चित्रण है इन कवियों के काव्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं तो इन कवियों के काव्य में हास्य व्यंग्य की प्रधानता भी हमें दिखाई देती है। हास्य व्यंग्य की प्रधानता, अंग्रेजी जो शासन था या पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों को इन्होंने अपने व्यंग्य का है विषय बनाया है।
कवि शराब की बुराई पर मुकरी लिखते हुए कहता है, इस बुराई को अंकित करते हुए कहता है कि मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। इस प्रकार से उन्होंने समाज में जो भी बुराइयां थी उन पे अपनी कलम के द्वारा व्यंग्य के तीर चलाए हैं। और जो मिश्र जी भी थे, इस काल के एक अच्छे व्यंग्यकार के रूप में उन्हें जाना जाता है। अगला जो बिंदु है वो है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति भी इस काल की एक काव्य की मुख्य विशेषता कही जा सकती है। इसके अंतर्गत कोई एक पंक्ति है वो समस्या के रूप में दी जाती थी। वह कविगण हैं विलक्षण कल्पनाएं करते हुए उस पर पद्य रचना करते थे। कवि गोष्ठियों में समस्या पूर्ति की है प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। प्रताप नारायण मिश्र ने पपैया जब पूछी है पीऊ कहाँ की पूर्ति इस प्रकार से की। एक उदाहरण आपके सामने है। प्रताप नारायण मिश्र के सामने जब एक पंक्ति रखी गई समस्या पूर्ति के लिए कि पपैया जब पूछी है पीऊ कहाँ, तब उन्होंने इसकी पूर्ति किस प्रकार से की उसको अत्यंत ही सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए कवि कहता है कि बरसा है प्रताप जूं धीर धरो, बरसा है प्रताप जूं धीर धरो, अबलो मन को समझायो जहाँ, यहाँ ब्यारी तभी बदलेगी कछु, पपैया जब पूछी है पीऊ कहाँ। अगली विशेषता के बारे में पढ़ें तो शिल्प विधान। शिल्प विधान के अंतर्गत भाषा की बात करें तो काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का या ब्रज भाषा का प्रयोग जिसे कहते हैं, जैसा कि रीति काल में भी चला आ रहा था, उसी का प्रयोग है इस काल में भी किया गया। यद्यपि जो गद्य की भाषा है वह खड़ी बोली थी। यदि भाषा में देखें तो स्वाभाविकता एवं प्रमावहता का गुण विद्यमान था। उर्दू के चलते शब्द भी हैं भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं। आलंकारिकता की प्रवृत्ति है वह भाषा में पाई जाती है। अधिकांश कवियों ने यदि हम देखें तो मुक्तक शैली में ही रचना की है। इस युगीन यदि कविता की सबसे बड़ी देन कहें तो यही है कि इन्होंने कविता को रीतिकालीन परिवेश से मुक्त करके उसमें आधुनिक युग की समस्याओं को अभिव्यक्ति दी है। राष्ट्र और समाज को जागृत करने में भी इन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान है माना जा सकता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने भारतेंदु युग और उस भारतेंदु युग की काव्य की जो मुख्य मुख्य प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उनके बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना काफ़ी। अगले कालांश में हम अगला जो हमारा शिक्षण बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।